गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है बोरोड फंड्स। अब तक हमने ऑनर्स फंड स्टडी किया है। ऑनर्स फंड में 3 टाइप है, उसे भी स्टडी कर लिया है। अभी हम स्टडी करेंगे बोरोड फंड, मतलब किसी से उधार लेके बिजनेस चलाने का कौन से तरीके हैं वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट है डिबेंचर। डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कंपनी इशू करती है। कंपनी पब्लिक को देती है और पब्लिक वो डिबेंचर के बदले पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर हुआ? डिबेंचर भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को और पब्लिक उसके बदले पैसे इन्वेस्ट करते कंपनी के अंदर। अभी हम इसको रीड करते हैं। When company required more capital than company issued debenture to raise borrowed capital। जब कंपनी को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या होता है? कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। बायर ऑफ द डिबेंचर्स, दैट इज डिबेंचर होल्डर, आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। Debenture holder are paid interest at pre-decided rate and at specified time, and at the end of the pre-decided time limit money is returned or transferred into share as per condition। क्या बोल रहे यहाँ तक? जिनके भी पास डिबेंचर होता है उनको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है और जिसके पास डिबेंचर का डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एक स्पेसिफाइड टाइम पे मिलता है। जो टाइम फिक्स किया है वो टाइम पे इंटरेस्ट मिल जाता है। और देखो, जब भी कंपनी में डिबेंचर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम लिमिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जब भी डिबेंचर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो एक टाइम लिमिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो टाइम खत्म होने के बाद कंपनी या तो पैसा रिटर्न कर देंगी डिबेंचर होल्डर को या तो वो डिबेंचर को कन्वर्ट कर देंगी शेयर्स में। जो भी डिसाइडेड हुआ होगा दोनों के बीच में वैसा होगा। ओके, जितने भी पैसे डिबेंचर होल्डर ने इन्वेस्ट किए हैं टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो पैसों को रीपे किया जाता है डिबेंचर होल्डर को। कंपनी रिटर्न कर देती है या तो फिर अगर उन लोग रेडी हो गए तो वही डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देती है। ओके, This is an important source for satisfying companies' requirement for long-term and medium-term finance। ये important source है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। When debenture are issued, trustees are appointed for protection of interest of debenture holder। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। ट्रस्टी को क्यों अपॉइंट किया जाता है? क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, हु प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर एज अ ट्रस्ट डीड। तो आप लोगों को क्लियर हुआ डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, मतलब कंपनी देती है पब्लिक को, जिसके जगह पे पब्लिक क्या करते हैं? कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। डिबेंचर कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है और जिनके पास डिबेंचर का डॉक्यूमेंट होता है उनको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। ओके, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर्स बोलते हैं। डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, एक स्पेसिफाइड टाइम पे करती है और जब जितने टाइम तक के लिए पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है वो टाइम खत्म होने के बाद कंपनी रिटर्न कर देती है पैसे या तो फिर उसको शेयर में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर हुआ? अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोगों को पूछना है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है क्रेडिटर ऑफ कंपनी।
As debenture is debt of company, debenture holder are creditors of the company. हमने मीनिंग में ही पढ़ा है, डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी होती है, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर्स बोलते हैं कंपनी के. ओके, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर लेती है कंपनी और डिबेंचर होल्डर, वही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को मिलता है. एक टाइम पे मिलता है, जो टाइम डिसाइड किया है वो टाइम पे मिलता है. कंपनी प्रॉफिट करे या कंपनी लॉस करे, कंपनी को फिक्स इंटरेस्ट पे करना ही होता है. थर्ड है चार्ज ऑन असेट. For protection of money of debenture holder, company create a charge as security on its asset in favor of debenture holders. Means company can use this assets. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिबेंचर होल्डर के पैसे प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, असेट्स को मॉर्गेज रख देती है. ओके, गिरवी रख देती है. तो इससे क्या होता है, असेट्स पे बर्डन आता है. ओके, फोर्थ है नेसेसिटी. इट इज यूजफुल टूल टू सेटिस्फाई द नीड फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस. डिबेंचर से लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस की जो नीड होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है डिबेंचर से. क्लियर हुआ? देखो, इट इज यूजफुल, डिबेंचर यूजफुल है सेटिस्फाई करने के लिए नीड ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस. नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एट स्टॉक एक्सचेंज. इफ डिबेंचर इज लिस्टेड एट स्टॉक मार्केट देन इट कैन बी सोल्ड और परचेज. अगर डिबेंचर को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया हुआ है तो उसको सोल्ड और परचेज भी कर सकते हैं. सिक्स्थ, रीपेमेंट. At the end of the time limit, the entire amount of debenture are repaid, either once at a time or as per agreement by installment. डिबेंचर की टाइम लिमिट खत्म होने के बाद एंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट एक साथ भी पे कर सकते हैं, कंपनी एक साथ भी पे कर सकती है या तो उसको इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकती है. देखो, एट द एंड ऑफ द टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो पूरा अमाउंट, डिबेंचर का पूरा अमाउंट आर रीपेड आइदर वंस एट अ टाइम और एज पर एग्रीमेंट बाय इंस्टॉलमेंट. जब टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और कंपनी को डिबेंचर का पैसा रिटर्न करना होता है तो वो एक साथ भी रिटर्न कर सकती है या तो इंस्टॉलमेंट पे भी रिटर्न कर सकती है. जो भी अग्री हुआ होगा दोनों के साथ, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उस पर डिसाइड होगा. ओके. 7, फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पेमेंट. एज द डिबेंचर आर डेट ऑफ द कंपनी, डिबेंचर कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है. ओके, तो जब लिक्विडेशन होता है तो थर्ड पार्टी के साथ साथ डिबेंचर होल्डर को भी पे कर दिया जाता है. ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी डिबेंचर की. ओके, अभी नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट है सिक्योर्ड डिबेंचर, सेकेंड है कन्वर्टेबल डिबेंचर, थर्ड है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. अब सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड डिबेंचर मीन्स वो डिबेंचर जिसपे असेट्स मोर्गेज किए हैं. देखो, इन्वेस्टर्स, पब्लिक क्या करती है, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है. ओके, पैसा तो कंपनी उसके बदले क्या करती है, उनको रिटर्न करना होता है ना, आगे जाके कंपनी रिटर्न करने वाली रहती है. इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करती है कंपनी में तो कंपनी क्या करती है, उसके असेट्स मोर्गेज करती है, गिरवी रख देती कि आप पैसे दे रहे हो तो हमारा ये असेट मॉर्गेज है, गिरवी है. ओके, अगर हमने टाइम पे आपको पैसे नहीं दिए तो आपका हो जाएगा, ये असेट आपका हो जाएगा, है ना. अपने सुना होगा कि मॉर्गेज क्या होता है, गिरवी रखना क्या होता है ना. तो जब असेट्स मॉर्गेज होता है तब उसे बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर. अगर कंपनी ने पैसे नहीं रिटर्न नहीं भी किए, अगर कंपनी ने पैसे रिटर्न नहीं भी किए तो वो इन्वेस्टर, वो डिबेंचर होल्डर वो असेट्स पे कब्जा कर लेगा. तो क्लियर हुआ, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, वो डिबेंचर जिसपे असेट्स मॉर्गेज हो. मॉर्गेज मतलब गिरवी हो. अगर कंपनी ने आगे जाके पैसे रिटर्न नहीं भी किए तो इन्वेस्टर का राइट हो जाएगा वो असेट पे. ओके,
देखो मैं रीड करती हूँ. Such debenture when issued with charge on asset of company as security against the money of debenture are called secured debenture or mortgage debenture. This mortgage asset can be used by company. It means a floating charges created on the assets. देखो mortgage रखा है पर कंपनी वो mortgage assets को यूज कर सकती है. ओके अगर नहीं समझ में आएगा कोई भी पॉइंट तो आप लोग पूछ लेना. आपको पता चल गया सिक्योर्ड डिबेंचर मीन्स वो डिबेंचर जिसपे कंपनी की असेट्स मॉर्गेज हो. कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर वो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं जो आगे जाके जब वो डिबेंचर की रीपे करने का टाइम आ जाएगा तब वो आधा, पार्टली या कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए शेयर में, उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर. क्लियर हुआ कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर मीन्स वो डिबेंचर जो कंप्लीटली पूरी तरीके से या पार्टली कन्वर्ट हो जाए शेयर में, उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर. देखो मैं ये लाइन रीड करती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा. द डिबेंचर विच एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड एज पर द कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड completely or partly into the share are called convertible debenture. If company has made provision in memorandum of association, then against such debenture after specified time and at a specified price, share are given in a prescribed ratio. क्लियर हुआ ये क्या बोलना चाह रहे हैं? जब एक स्पेसिफाइड टाइम आ जाएगा, जब कंपनी को रीपे करने का टाइम आ जाएगा, तब डिबेंचर पूरी तरीके से या पार्टली कन्वर्ट हो सकता है शेयर के अंदर. जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर. नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. दिस डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर एंड डिबेंचर होल्डर आर रिफंडेड मनी आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम एंड कंडीशन. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो डिबेंचर जो कन्वर्ट नहीं होते हैं शेयर में, ओके, टाइम लिमिट के बाद कन्वर्टेड नहीं होते शेयर में, डिबेंचर होल्डर को पैसा रिटर्न किया जाता है स्पेसिफिक टाइम और कंडीशन के बाद, ओके, उसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. टाइप्स ऑफ डिबेंचर हमने कंप्लीट कर लिया है. एक है सिक्योर्ड डिबेंचर जिसपे असेट्स मॉर्गेज होते हैं. कन्वर्टेबल डिबेंचर मींस आगे जाके वो शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मींस वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ पैसा ही रिटर्न करना होता है. ओके अभी नेक्स्ट है बॉन्ड. बॉन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. बॉन्ड इज अ बोरोड कैपिटल फॉर द कंपनी. बॉन्ड इज अ डेट एंड बॉन्ड होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. क्लियर हुआ? बॉन्ड एक बोरोड कैपिटल है, मतलब बॉन्ड ऑनर्स फंड नहीं है, बॉन्ड बोरोड फंड है. ओके बॉन्ड एक लायबिलिटी होती है और बॉन्ड होल्डर को क्रेडिटर्स बोला जाता है. दे आर पेड इंटरेस्ट एट फिक्स रेट एंड टाइम. बॉन्ड पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और टाइम पे इंटरेस्ट मिलता है. द बेसिक प्राइस ऑफ बॉन्ड इज यूजुअली मोर देन डिबेंचर. डिबेंचर से ज्यादा बॉन्ड की प्राइस होती है. मोस्टली दिस आर इशूड बाय गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज. कौन इशू करता है बॉन्ड को? गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कंपनीज, ये इशू करते हैं बॉन्ड को. बॉन्ड आर नोन बाय द नेम गिवन इन द इशू. एग्जाम्पल सरदार सरोवर बॉन्ड. बॉन्ड को उसके नाम से जाना जाता है, उसके इशू करने के टाइम पे उसका जो नाम रखते हैं वो नाम से जाना जाता है. एग्जाम्पल सरदार सरोवर बॉन्ड. बॉन्ड आर यूज्ड फॉर अ फिक्स्ड टाइम लिमिट. Okay, government and companies when want to implement large size project then to satisfy long term requirement bond are more suitable.
देखो, जब गवर्नमेंट और कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कौन कंप्लीट करता है? बॉन्ड कंप्लीट करता है। ओके, यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया होगा तो पूछना है। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। अब ये पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है? कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। पब्लिक से कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स। क्यों एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स? शॉर्ट टर्म नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। कंपनी एक्सेप्ट करती है जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स। कंपनी एक्सेप्ट करती है लोगों से डिपॉजिट। क्यों एक्सेप्ट करती है? सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, उनकी जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की जो नीड है वो सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स है वो बोरोड कैपिटल है, ऑनर्स कैपिटल नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट्स लायबिलिटी होती है कंपनी की, और जो पब्लिक इन्वेस्ट कर रहे कंपनी के अंदर वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स की जो टाइम लिमिट होती है वो 6 मंथ टू 36 मंथ तक होता है। पब्लिक डिपॉजिट पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो क्लियर हुआ पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है? देखो, बैंक में कैसे लोग डिपॉजिट करने जाते हैं वैसे ही यहाँ पे बोले हैं पब्लिक कंपनी के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो पब्लिक ने जो पैसा कंपनी में लगाया है, कंपनी को दिया है, वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाती है। और जिन्होंने पैसा दिया है वो कंपनी के लिए क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स हो जाते हैं। ओके, इसको रीड करना और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछना। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। तो फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू रिसीव फाइनेंस। वेल एस्टेब्लिश एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी गेट फाइनेंस इजीली। देखो, पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक कंपनी के अंदर डिपॉजिट करती है, पैसे इन्वेस्ट करती है। तो अगर कोई कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो बहुत सारे जनरल पब्लिक डिपॉजिट करना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोले हैं? जो वेल एस्टेब्लिश और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उनको इजीली फाइनेंस मिल जाता है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर हर पब्लिक डिपॉजिट्स करना चाहेगी। सेकेंड है लेस एक्सपेंस इन रिसीविंग फाइनेंस। As compared with other source of finance, finance through public deposit are less expensive and time required is very short. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हर बहुत सारे तरीके हैं जिससे कंपनी पैसे रिसीव कर सकती है। ओके, पर पब्लिक डिपॉजिट एक ऐसा सोर्स है फाइनेंस रिसीव करने का जिसमें कम एक्सपेंस होता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। क्लियर हुआ? पब्लिक डिपॉजिट एक ऐसा सोर्स है फाइनेंस कलेक्ट करने का जिसमें कम खर्चा लगता है और टाइम भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है। थर्ड, असेट डू नॉट हैव चार्ज। कंपनीज नीड नॉट मॉर्गेज द असेट अगेंस्ट गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। Therefore, in future, this asset can be mortgaged to receive additional borrowed capital. क्या बोल रहा है ये कैप्शन? कंपनी को असेट्स मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है अगर वो पैसे कलेक्ट कर रही है पब्लिक डिपॉजिट से। पब्लिक डिपॉजिट से अगर कंपनी पैसे ले रही है तो कंपनी को असेट्स मॉर्गेज नहीं रखना होता है। तो जो असेट वो मॉर्गेज नहीं रखी है वो एडिशनल बोरोड कैपिटल लेने में काम आ जाता है, एडिशनल फंड लेने में काम आ जाता है। ओके, अगर कंपनी की असेट्स मॉर्गेज नहीं हुई है तो कंपनी वही असेट यूज करती है एडिशनल लोन लेने के लिए। आप लोग को यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि पब्लिक डिपॉजिट के टाइम पे कंपनी की असेट को मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं होती है।
फोर्थ है इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. द इंटरेस्ट पेड ऑन public deposits is an expense to the company, therefore it is deducted from profit in calculating income tax. Thus company has to pay less income tax. क्या बोल रहा है ये कैप्शन कि देखो पब्लिक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट जो लोगों से पैसे कलेक्ट किया है तो कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है. तो जब कंपनी पब्लिक को इंटरेस्ट देती है तो कंपनी के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, और एक्सपेंस को प्रॉफिट से माइनस करना होता है. तो जब देखो एक्सपेंस को अगर प्रॉफिट से माइनस किया तो प्रॉफिट की वैल्यू कम बताएगी, और जब प्रॉफिट की वैल्यू कम बताएगी तो इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा. क्लियर हुआ? हमको पता है जितना प्रॉफिट होता है उस हिसाब से इनकम टैक्स पे करना होता है. तो अगर प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट की वैल्यू हो गई कम, और जब प्रॉफिट की वैल्यू कम हो जाएगी तो इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट है यूज्ड एज वर्किंग कैपिटल. टू सेटिस्फाई द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट द कंपनी कैन गेट फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट एंड दस कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल. बिजनेस को अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट, अगर बिजनेस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए होता है तो वो कलेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है पब्लिक की डिपॉजिट. क्लियर हुआ? देखो मैं ये लाइन वापस से रीड करती हूँ, बहुत इजी लिखा है. टू सेटिस्फाई द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी फाइनेंस लेती है पब्लिक डिपॉजिट से, and thus can satisfy the need of working capital. ये एडवांटेजेस हमने कर लिया है, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछना. नेक्स्ट है लिमिटेशंस. पब्लिक डिपॉजिट्स के क्या लिमिटेशंस है वो अभी हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट लिमिटेशन है अनसर्टनिटी. There is uncertainty in getting finance through public deposit because the mood of the investor cannot be predicted. क्या बोल रहा है ये कैप्शन? पब्लिक की डिपॉजिट मिलना बहुत अनसर्टन है, मतलब जरूरी नहीं है कि पब्लिक से डिपॉजिट मिल ही जाती है. ये पब्लिक के मूड पे डिपेंड होता है, और उनका मूड, इन्वेस्टर का मूड प्रिडिक्टेबल नहीं है. उन लोग कभी भी कुछ भी सोच सकते हैं. तो अनसर्टनिटी मीन्स कुछ भी पक्का पक्का नहीं है. ओके, देयर इज अनसर्टन इन गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट. ये बहुत अनसर्टन है कि पब्लिक से फाइनेंस मिलेगा ही. ओके, अनसर्टन मीन्स कुछ भी कंफर्म नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है. तो ये एक लिमिटेशन हुई. सेकेंड है इनसिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स. पब्लिक डिपॉजिट आर कंसिडर अनसिक्योर्ड डेट. पब्लिक डिपॉजिट को अनसिक्योर्ड बोला जाता है. क्यों अनसिक्योर्ड बोला जाता है? क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट पे कंपनी की कोई भी असेट्स मॉर्गेज नहीं होती है. ये हमने एडवांटेजेस में पढ़ा है. तो अगर असेट्स मॉर्गेज नहीं होती है मीन्स ये कौन सी लायबिलिटी है? अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है. देयरफॉर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स. कोई भी असेट्स मॉर्गेज नहीं है, मतलब इन्वेस्टर कंपनी को अमाउंट दे रहे हैं, उसके बदले कुछ भी मॉर्गेज नहीं है. तो इन्वेस्टर्स को खतरा हो सकता है कि अगर उनको वापस पैसे नहीं मिले तो. क्लियर हुआ? थर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड्स. पब्लिक डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज फेयर वेदर फ्रेंड्स because when the financial condition of the company deteriorate or damaging rumors about company spread in market, then depositor make a rush to withdraw deposits before the maturity date. This create financial problem for the company. Therefore, public deposits are called fair weather friends. क्या बोल रहे यहाँ पे? पब्लिक डिपॉजिट को फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं. क्यों ऐसे बोलते हैं? जब कंपनी की कंडीशन खराब हो जाती है या उस
कंपनी के बारे में कुछ अफवाह फैलती है मार्केट में, तो सब डिपॉजिटर्स टाइम के पहले आ जाते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए। अगर टाइम नहीं भी हुआ है पैसे कलेक्ट करने का, तो भी पब्लिक आ जाती है पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो ये तो बहुत रिस्की हुआ है ना। अगर उनको कुछ भी अफवाह मिलती है या कंपनी की सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है, तो सब पब्लिक आ जाती है उनका पैसा कलेक्ट करने के लिए टाइम से पहले। तो ये एक लिमिटेशन हुई। फोर्थ है डिफिकल्ट फॉर न्यू एंड बिग कंपनीज। In the beginning, the depositor have no trust in new and financially weak companies. Therefore, investors do not take risk to invest fund in such companies. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में डिपोजिटर को ट्रस्ट नहीं होगा। डिपोजिटर मतलब जो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो जो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है वो कभी भी न्यू कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, या उसको पता है कि ये कंपनी वीक है तो उसमें भी वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। जो डिपोजिटर है, जो इन्वेस्टर है, वो कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो नई कंपनी होती है, जो वीक कंपनी होती है, उन लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट के सोर्स से फाइनेंस कलेक्ट करने में। देखो मैं रीड करती हूँ। इन द बिगिनिंग द डिपोजिटर हैव नो ट्रस्ट इन न्यू एंड फाइनेंशियली वीक कंपनीज, देयरफॉर इन्वेस्टर डू नॉट टेक रिस्क टू इन्वेस्ट फंड इन सच कंपनीज। क्लियर हुआ पब्लिक डिपॉजिट्स के लिमिटेशंस क्या है। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी तो पूछना है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी एक सोर्स है जिससे कंपनी पैसे कलेक्ट करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मतलब बैंक से लोन लेके बिजनेस पैसे कलेक्ट करती है। ओके। ड्यू टू चेंज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, there was a rapid growth in the development of industry and commerce. So, the need of long-term finance also increased. Individual investor and commercial bank cannot satisfy the increasing need. Therefore, need to establish special financial institution is arise to meet large and long-term capital requirement of the company. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में चेंज आने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। ओके। तो इनको इनकी पैसों की नीड भी बढ़ गई है। क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में चेंजेस आने की वजह से इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ग्रोथ हो रहा है। इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है तो उनको ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो फाइनेंस की ज़रूरत है वो इन्वेस्टर्स और कमर्शियल बैंक से कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इनकी जो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है वो ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया। ओके। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे कंट्री की। क्लियर हुआ। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के डेवलपमेंट के वजह से पैसों की ज़रूरत भी बढ़ गई है। पैसों की ज़रूरत इन्वेस्टर्स और कमर्शियल बैंक से पूरी नहीं हो रही थी, तो इनकी जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो किसने कंप्लीट की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंप्लीट की। ओके। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंप्लीट की। विद द बिगिनिंग ऑफ 5-year plans in country, emphasis was laid on industrial development for satisfying long-term capital requirement of public sector, private sector, and newly established industries. Financial institutions were established by Government of India. Along with this, State Financial Corporation has been established to provide financial help to small and medium-sized unit. 5-year प्लान के बिगनिंग से, ओके, विद द बिगनिंग ऑफ 5-year प्लान ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और नए बिजनेसेस डेवलप्ड हुए।
उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, समझ में आया ये सब क्या है? 5 years प्लान के साथ, विद द बिगिनिंग ऑफ 5 year प्लान, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड हो, इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। जब इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होगी तो उनको फाइनेंस चाहिए होगा। ओके, और वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को किसने कंप्लीट किया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करवाई थी। ओके, गवर्नमेंट ने स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी एस्टेब्लिश किया, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो बिजनेस होते हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कर सके। सम ऑफ मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म बोरोड कैपिटल आर एस अंडर। ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म बोरोड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ओके, IFSC इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GSFC गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, GIIC गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लॉन्ग टर्म बोरोड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। क्लियर हुआ? लोन क्या होती है कंपनी के लिए? लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है फंक्शंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्या फंक्शंस है? फर्स्ट, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी जब स्टार्ट हो रही है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड at the time of modernization and expansion, financial institution buy the issued share and provide help. Moreover, they also help by offering the services of underwriter. क्या बोल रहा है ये कैप्शन? फाइनेंस प्रोवाइड करती है जब कंपनी नई स्टार्ट होती है और या कंपनी को मॉडर्नाइज करना होता है या कंपनी को एक्सपांड करना होता है। ओके, तो कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है, बराबर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है? कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो वो इशू के शेयर परचेज करती है। ओके, कौन परचेज करती है? बैंक परचेज करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज करती है और उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ है क्या बोलना चाह रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नई कंपनी को या जिसको मॉडर्नाइज करना है या जिसको एक्सपांड करना है उसके शेयर परचेज करती है और फिर कंपनी को हेल्प प्रोवाइड करती है। सेकेंड है प्रोवाइड फाइनेंस बाय गिविंग लोन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिव लोन टू बिजनेस यूनिट अगेंस्ट मॉर्गेज। मोरओवर, इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशन, if there is a need, then over and above the asset of company they take mortgage for personal properties also. क्या बोल रहे यहाँ पे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस को लोन देती है उनके असेट्स मॉर्गेज रख के। ओके, मॉर्गेज मतलब गिरवी रख के। ओके, और कुछ स्पेशल सिचुएशन में अगर जरूरत है तो उन लोग अपनी कंपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज रखते हैं। कंपनी को जब बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना होता है तो उसे अपने बिजनेस की असेट मॉर्गेज रखनी होती है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी गिरवी रख के लोन लेता है बिजनेस के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, help through direct payment for technological services. Many times the companies have to spend heavy for technological services. Financial institutions provide technical services and on behalf of the company they make payment directly to such technological company. बहुत बार कंपनी को बहुत खर्च करना होता है टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी को टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज
और कंपनी के बिहाफ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट पे कर देती है टेक्नोलॉजिकल कंपनी के अंदर। ओके मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी को, तो कंपनी को पे नहीं करना होता है, कंपनी के बिहाफ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कर देता है। क्लियर है। अब 8 प्रोवाइड गारंटी। बाय बिकमिंग गारंटर they offer assurance to other financial institution. This way they offer indirect help to the company to get finance. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक गारंटर के तरह काम करके दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अश्योरेंस देता है, भरोसा देता है कि ये आपका पैसा पे कर देगा, ऐसे कुछ। ओके तो क्लियर हुआ क्या है प्रोवाइड गारंटी। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी प्रोवाइड करता है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनडायरेक्ट हेल्प करता है कंपनी को फाइनेंस मिलने में। 5th अदर सर्विसेज। फाइनेंशियल कंपनीज ऑफर हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, मार्केट रिसर्च एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कंपनी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, मार्केट रिसर्च करने में, और फॉरेन मार्केट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब काम थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, फंक्शंस थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। For providing short-term working capital, the source of commercial bank is very important. Short-term working capital के लिए कौन सा बैंक अच्छा है? कमर्शियल बैंक अच्छा है। कमर्शियल बैंक इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए कमर्शियल बैंक इम्पॉर्टेंट है? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए कमर्शियल बैंक इज वेरी इम्पॉर्टेंट। Businessmen and industries depend on commercial bank for their short-term capital requirement to certain extent. Deposits accepted from public are used by bank for lending purpose to business unit. Lending of finance of 3 type: loan, cash credit, overdraft। क्या है ये कमर्शियल बैंक? पहले तो कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज डिपेंड होते हैं कमर्शियल बैंक पे जब उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। ओके कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। बैंक क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और जो डिपॉजिट उसने एक्सेप्ट की है उसको लैंडिंग मतलब दे देना, देता है पब्लिक को। लोन के थ्रू देता है, कैश क्रेडिट के थ्रू देता है, और ओवरड्राफ्ट के थ्रू देता है। ओके लोन क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, वो अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लोन तो पता ही है क्या होता है, हमने अभी आगे भी पढ़ा है। कमर्शियल बैंक लैंड मनी टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ लोन। लोन के फॉर्म में बिजनेस को पैसे मिलते हैं। ओके विच इज एज पर सच and policy of the bank. They provide loan after proper evaluation of the company's financial requirement, capability to pay money, last year annual account and profitability of the company. इन चीज़ों को इवेल्युएट करने के बाद, इन चीज़ों को ध्यान में देने के बाद ही कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है। किन चीज़ों को? तो पहले वो देखता है कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि वो पैसे वापस करेगा, उसकी कैपेसिटी है पे करने की वापस की नहीं पे करने की है, लास्ट ईयर का उसका एनुअल अकाउंट कैसे, उसने प्रॉफिट किया था कि लॉस किया था। ओके इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही कमर्शियल बैंक लोन देता है। वाइल ऑफरिंग लोन द असेट ऑफ कंपनी इज मॉर्गेज इन फेवर ऑफ बैंक। जब लोन देते हैं तो कंपनी की असेट मॉर्गेज होती है। इंटरेस्ट हैव टू बी पेड एट फिक्स रेट। ओके कंपनी ने प्रॉफिट किया है नहीं किया है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को, कमर्शियल बैंक को। ओके क्या यहाँ पे पेड एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर
approved loan. Amount of loan can be repaid in pre-decided installment or total at the time. लोन का अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, जो पहले से डिसाइड किया इतना इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, या तो पूरा साथ में पे कर सकते हैं. तो क्लियर हुआ कमर्शियल बैंक किस तरीके से पैसे लैंड करती है, किस तरीके से पैसे देती है. तो एक लोन के थ्रू देती है. दूसरा है कैश क्रेडिट. फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल बैंक approves an amount of loan against the security of stock and personal properties. Then approved amount is called cash credit. बिजनेस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक अप्रूव करती है अमाउंट कि इतना अमाउंट लोन मिलना चाहिए. ओके, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक अप्रूव करती है कि इतना अमाउंट लोन दे दो. ओके, और जो अमाउंट अप्रूव किया है वो मॉर्गेज पे देती है, मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज रख के अमाउंट अप्रूव करती है. उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन सच क्रेडिट फैसिलिटी विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट यूटिलाइज्ड एंड द अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. कितना इंटरेस्ट होगा वो किस पे डिपेंड होगा, कितना अमाउंट यूटिलाइज किया है, कितना फंड यूटिलाइज किया है उस पे डिपेंड होगा कि इस पे कितना इंटरेस्ट पे करना है. 7th, ओवरड्राफ्ट. बैंक ऑफर द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉवल ऑफ मोर मनी देन द बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ द बिजनेस. ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ज्यादा पैसे विड्रॉ करना. हमारे बैंक बैलेंस में जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ करना, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट. बिजनेस यूनिट हैव नीड ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और अदर टूल एंड थिंग्स. In this situation, a business unit purchase from other producer or trader on credit for some time period and create working capital. Thus, the creditor do not provide capital directly, but by giving goods or services on credit, they satisfy the capital requirement. बिजनेस को ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड की और दूसरे सब टूल्स की ज़रूरत होती है. तो बिजनेस को परचेस करना होता है प्रोड्यूसर से और ट्रेडर से परचेस करना होता है. तो प्रोड्यूसर और ट्रेडर उनको क्रेडिट में सोल्ड करते हैं, तो ये बिजनेस के लिए बहुत हेल्प हो जाती है. तो इसी तरीके से क्रेडिटर्स डायरेक्ट कैपिटल तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट बाय गिविंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, पर गुड्स और सर्विसेज को उधार में देके दे सेटिस्फाई द कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके, वो उनको थोड़ी हेल्प कर देते हैं. क्लियर हुआ ये क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट तो क्रेडिटर्स पैसे नहीं देते हैं, पर बिजनेस को क्रेडिट में परचेस करने देते हैं, जिनसे उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है. नेक्स्ट है इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. Usually, when a company give deposit to other company which is in need of fund, then such deposit is called intercorporate deposit. क्या बोल रहे यहाँ पे? जब एक कंपनी डिपॉजिट देती है दूसरे कंपनी को, क्योंकि वो दूसरे कंपनी को फंड की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट. Usually, this type of transaction occur between a major company and minor company. Also helps between various companies managed by one group. ये जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा कहाँ पे होता है? मेजर कंपनी, माइनर कंपनी में. ओके, मतलब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को डिपॉजिट्स दे सकती है जब उनको ज़रूरत होती है. Rate of interest and time limit is decided by an agreement as compared with other source. This borrowing is easy. कितना रेट होना चाहिए और कब तक पैसे पे करना है वो एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है. दूसरे सोर्सेस के कंपेयर में ये बोरोइंग ज़्यादा इजी होती है. यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. इसके नेक्स्ट पेज में डिफरेंसेस है ये
डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। आप लोगों को रीड करना है और कुछ डाउट आता है तो पूछना है। थैंक यू।